Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are and whenever you're watching this video. I'm Satyarth Prakash Trivedi, an ACCA member और मैं आज आपके सामने लेकर के आ रहा हूं हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिवीजन का पार्ट 2 जो कि है डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो इट विल बी अ स्लाइटली लॉन्ग लेक्चर बट प्लीज बेयर विद मी। I'll try and make it as concise as possible. सो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो रेलेवेंट कॉस्टिंग, लिमिटिंग फैक्टर्स, मेक और बाय एंड अदर शॉर्ट टर्म डिसीजंस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, प्राइसिंग और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सो लेट अस टेक ईच ऑफ देम वन बाय वन। सबसे पहले करते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग। अब रेलेवेंट कॉस्टिंग में आपको क्या करना होता है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है और डिसीजन मेकिंग आपको दो या दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स के बीच में करनी होती है। तो आपको जब भी कोई शॉर्ट टर्म में डिसीजन लेना है तो आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट कैश फ्लोज जो उस डिसीजन से अराइज हो रहे हैं। सपोज आपके पास दो प्रपोजल्स हैं ए और बी, तो अगर आपने ए को एक्सेप्ट कर लिया है और बी को रिजेक्ट कर दिया है तो आपका जो रेलेवेंट कैश फ्लो होगा ना वो कैश कैश पोजीशन व्हेन यू एक्सेप्ट ए और कैश पोजीशन व्हेन यू रिजेक्ट बी, तो ए माइनस बी दैट विल बी योर रेलेवेंट कैश फ्लोज। और एक बात याद रखना, रेलेवेंट कैश फ्लो हमेशा फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो होता है। फ्यूचर मतलब जो आगे होने वाला है, इंक्रीमेंटल मतलब जो एक्स्ट्रा है, और कैश फ्लो मतलब जो सिर्फ और सिर्फ कैश आइटम्स कंसिडर करोगे, आइटम्स जैसे कि डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं करने वाले हो। इसके बाद हमारी जो मटेरियल है, हमारे मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है। तो अगर मटेरियल स्टॉक में है और रेगुलर यूज में है, तो अगर स्टॉक में है, याद रखना दो तरह से कर सकते हो। दो तरह के मटेरियल है, एक तो स्टॉक में है और एक स्टॉक में नहीं है। एक स्टॉक में है, एक आउट ऑफ स्टॉक है। तो जो स्टॉक में है और वो रेगुलर यूज में है और वो रिप्लेस हो जाएगा, तो उसका रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगा, करंट परचेज प्राइस। तो याद रखना, स्टॉक में है, रेगुलर यूज में है और रिप्लेस होने वाला है, तो उसका रेलेवेंट कॉस्ट इज करंट परचेज प्राइस। और ऐसा मटेरियल जो रिप्लेस नहीं होने वाला है उसकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये देखोगे कि क्या उसमें कोई ऑल्टरनेटिव यूज है मटेरियल का। अगर ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है तो रेलेवेंट कॉस्ट उसकी स्क्रैप या डिस्पोजल वैल्यू हो जाएगी। और अगर ऑल्टरनेटिव यूज है तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, हायर ऑफ जो अदर यूज करने वाले हो या फिर उसकी स्क्रैप वैल्यू। अब आते हैं ऐसा मटेरियल जो कि आउट ऑफ स्टॉक है। तो ऐसा मटेरियल जो कि आउट ऑफ स्टॉक है उसकी रेलेवेंट कॉस्ट हमेशा क्या होगी, करंट परचेज प्राइस। अब एक बात और देखना, कोई भी हिस्टोरिक कॉस्ट है जो कि मटेरियल के लिए है वो हमेशा संक कॉस्ट होगी, मतलब पुरानी कॉस्ट होगी और रेलेवेंट नहीं होगी जब तक वो इक्वल ना हो किस चीज के, करंट परचेज प्राइस के। क्या बोला मैंने, कोई भी अगर हिस्टोरिक कॉस्ट है जो कि दी हुई है आपको मटेरियल के लिए, वो आपकी संक कॉस्ट होगी और रेलेवेंट नहीं होगी जब तक वो इक्वल किस चीज के नहीं है, करंट परचेज प्राइस के। तो अब जो हमने अभी जो आपको डायग्राम दिया हुआ है इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि भाई आप जब चाहो तब और मटेरियल परचेज कर सकते हो, मगर हमेशा ये केस नहीं रहने वाला है। तो इसमें क्या करोगे, अगर मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है तो सिर्फ एक ही प्रपोजल आप ले सकते हो। और वो प्रपोजल कैसे लोगे, किसी और जगह जहां पर आपका ऑलरेडी मटेरियल यूज हो रहा है उस जगह उस प्रपोजल को डिनाई करके इस प्रपोजल को लोगे। इस केस में क्या होगा, जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो होगी नॉर्मल मटेरियल कॉस्ट प्लस द लॉस्ट कंट्रीब्यूशन इन दी अदर डिपार्टमेंट। तो उस जिस डिपार्टमेंट को आपने डिनाई किया उस डिपार्टमेंट का जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है वो ऐड कर दोगे अपनी नॉर्मल मटेरियल कॉस्ट में। अब बढ़ते हैं रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर की तरफ। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होगी, सबसे पहले देखो अगर लेबर स्पेयर कैपेसिटी में हो तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी। सर अगर लेबर स्पेयर कैपेसिटी में है तो रेलेवेंट कॉस्ट होगी निल। अगर फुल कैपेसिटी पे यूज हो रही है, अगर फुल कैपेसिटी, स्पेयर कैपेसिटी मतलब फुल कैपेसिटी पे यूज नहीं हो रही थी, फुल कैपेसिटी पे यूज हो रही है अब, तो अगर आप और स्टाफ हायर कर सकते हो, दैट इज यू कैन टेक एक्स्ट्रा स्टाफ या ओवर टाइम पे कर सकते हो, तो वहां पर क्या होगा, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी योर एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ लेबर। अगर आप और ज्यादा स्टाफ हायर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट हायर मोर लेबर, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डाइवर्टिंग द लेबर, दैट इज द लॉस्ट कंट्रीब्यूशन एंड योर एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट। आई होप इट इज क्लियर। अब रेलेवेंट कॉस्ट जो नॉन करंट एसेट्स की है वो क्या होगी। तो सबसे पहले जो टिपिकल जो रेलेवेंट कैश फ्लोज होते हैं नॉन करंट एसेट्स के केस में, टिपिकल रेलेवेंट कैश फ्लोज क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा है, मतलब परचेज किया है, तो उसका नई मशीनरी का प्राइस। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीनरी, इफ अगर वो किसी और जगह यूज हो रही है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और तीसरा, अगर कोई एसेट डिस्पोज ऑफ किया तो उसका स्क्रैप या डिस्पोजल प्रोसीड्स।
उसके बाद आइटम्स जो रेलेवेंट नहीं है, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन रेलेवेंट नहीं है क्योंकि कैश में नहीं होता है। दूसरा प्रॉफिट या लॉस जो है डिस्पोजल पे वो रेलेवेंट नहीं है। फिर ओरिजिनल परचेज प्राइस संक कॉस्ट है वो भी रेलेवेंट नहीं है। तो और नेट बुक वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी भी क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द संक प्राइस एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो वो भी रेलेवेंट नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द लिमिटिंग फैक्टर। अब यहाँ पर दो तरह की क्वेश्चंस आते हैं। एक सिंगल लिमिटिंग फैक्टर में आता है जहां पर हम क्या करते हैं, की फैक्टर एनालिसिस करते हैं, और एक मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर आता है जहां पर हम क्या करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं। उसके दो तरीके हैं, ग्राफिकल और एक एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का यूज करते हैं। आपको दोनों तरीके मैं एक बार यहाँ पर रिवाइज करा के चलूंगा। और एक छोटा सा टॉपिक है शैडो प्राइसेस और स्लैग का। अब लिमिटिंग फैक्टर्स आते क्यों हैं, तो फर्म्स के पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो लिमिटेड डिमांड, जैसे मैंने आपको एक बार पिछले टॉपिक में बॉटलनेक्स के बारे में बताया था ना, बस वही है लिमिटिंग फैक्टर्स भी। लिमिटेड डिमांड हो सकती है, लिमिटेड स्किल्ड लेबर हो सकता है, या अदर प्रोडक्शन रिसोर्सेज हो सकते हैं, या फिर आपके पास लिमिटेड फाइनेंस होता है। वहां पर आप क्या करोगे, कैपिटल रेशनिंग करोगे। एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो हमेशा किस चीज पे फोकस करेंगे, ऑन द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज दैट प्रिवेंट द नॉर्मल प्लान बीइंग अचीव्ड। तो अब आपका सिंगल लिमिटिंग फैक्टर में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्केर्स रिसोर्स को। सेकंड, आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। थर्डली, आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ द स्केर्स रिसोर्स फॉर ईच प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर पे नेक्स्ट आपको फोर्थ स्टेप क्या लेना है, रैंकिंग करनी पड़ेगी हर एक प्रोडक्ट की इन ऑर्डर ऑफ द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ द स्केर्स रिसोर्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे नहीं करना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ द स्केर्स रिसोर्स पे करना है। और फाइनली आपको क्या कर देना पड़ेगा, अपना एलोकेशन करना पड़ेगा रिसोर्सेस का यूजिंग दिस रैंकिंग, और क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा। ऑप्टिमल जो आपका प्रोडक्शन है वो निकाल पाओगे। अब बात आता है, जब एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर होते हैं तो हम करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज। हम सबसे पहले तो वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करते हैं। मतलब कि जैसे एक्स, मतलब दो तरह के ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं, या तो आपको मिनिमाइज करनी होगी अपनी कॉस्ट, या तो आपको कॉस्ट मिनिमाइज करनी, या तो आपको अपना कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करना है। कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज, कॉस्ट मिनिमाइज, कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज, कॉस्ट मिनिमाइज। फिर क्या करोगे, कंस्ट्रेंट्स को फॉर्मुलेट कर दोगे, ड्रॉ करोगे एक ग्राफ आइडेंटिफाइंग द फीजिबल रीजन, और फिर सॉल्व करोगे फॉर ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, और एक क्वेश्चन को करोगे आंसर। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर के दिया हुआ है टाइटस इंक का, जो कि असेंबल करती है ट्री हाउसेज और फाइबर शेड्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि ईच प्रोडक्ट पासेस थ्रू अ कटिंग प्रोसेस एंड एन असेंबली प्रोसेस। वन ट्री हाउस विच मेक्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ $50 टेक 6 आवर्स। तो उसमें 6 घंटे लगते हैं कटिंग टाइम में, और 4 आवर्स लगते हैं असेंबली टाइम में। जबकि एक शेड में लगते हैं, जो एक फाइबर शेड है उसमें लगते हैं, कंट्रीब्यूशन लेता है वो 40 का, 3 घंटे लगते हैं कटिंग टाइम के, और 8 आवर्स असेंबली टाइम के लगते हैं। देयर इज अ मैक्सिमम ऑफ 36 आवर्स अवेलेबल ईच वीक ऑफ कटिंग एंड 48 असेंबली आवर्स। तो 36 कटिंग आवर्स है आपके पास, 48 असेंबली आवर्स है, ठीक है। और कटर्स को कितना पे करते हो, $10 पर आवर, और असेंबली वर्कर्स को पे करते हो $15 पर आवर। अब कैसे करना है, सबसे पहले देखो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे वेरिएबल्स, जो कि यहाँ पर x क्या है, नंबर ऑफ ट्री हाउसेस, और y है नंबर ऑफ फाइबर शेड्स। यहाँ पर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि जो टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर रहे हो वो देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ईच वीक है, तो हमने यहाँ पर ईच वीक करके ले लिया है। उसके बाद फिर डिफाइन और फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब कंट्रीब्यूशन को करना है मैक्सिमाइज, तो आपका कंट्रीब्यूशन 50 है और 40 है, तो 50x मतलब कि फ्रॉम ट्री हाउसेस एंड 40y फ्रॉम फाइबर शेड्स। ये कर दिया मैंने। उसके बाद मुझे करना है फॉर्मुलेट द कंस्ट्रेंट्स। तो एक ट्री हाउस को लगता है फ्रेंड्स, दोस्तों एक ट्री हाउस को लगता है 6 आवर्स का कटिंग टाइम, तो एक्स ट्री हाउसेस को लगेगा 6x आवर्स का कटिंग टाइम। अगर एक शेड को लगता है 3 आवर्स का कटिंग टाइम, तो y शेड्स को लगेगा 3y आवर्स का कटिंग टाइम। तो टोटल कटिंग टाइम हो जाएगा 6x प्लस 3y। सिमिलरली एक ट्री हाउस और एक शेड को 4 और 8 आवर्स का असेंबली टाइम और कटिंग टाइम लगता है, तो टोटल असेंबली टाइम फॉर x ट्री हाउसेस एंड y शेड्स विल बी 4x प्लस 8y, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर बना ली है एक टेबल। कटिंग टाइम को लग रहा है 6x प्लस 3y, बट अवेलेबल आवर्स है 36। असेंबली टाइम को लग रहा है 4x प्लस 8y, अवेलेबल आवर्स है 48।
दो और लॉजिकल कंस्ट्रेंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों ऐड करने पड़ते हैं यहाँ पर कि भाई मेरा एक्स और वो वाई, जो मेरा दोनों प्रोडक्शन है ना फाइबर सेट्स और ट्री हाउसेस का, वो क्या है, वो जीरो से कम नहीं है, वो क्या है, जीरो से ज्यादा है। तो ये आपको दो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट बोलते हैं इसको, वो ऐड करना पड़ेगा। अब क्या करना है आपको, जैसे कि अगर आपने अभी तक पूरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ लिया है तो आपको मालूम होगा कि आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, आपको इस इनइक्वालिटी को कन्वर्ट करना है इक्वालिटी में। तो पहली हो जाएगी 6x प्लस 3y इक्वल टू 36, 4x प्लस 8y इक्वल टू 48। यहाँ पर हम एक बार x की वैल्यू 0 ले लेंगे, y 12 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 लेंगे तो x 6 आ जाएगा। इसको ग्राफ करना है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए x को 0 ले लेंगे, y 6 आ जाएगा, y को 0 लेंगे, x 12 आ जाएगा। इसको ग्राफ कर लेंगे। यहाँ पर देखो मैंने ग्राफ करके आपको दिखा दिया है। जो आपके ओरिजिनल कंस्ट्रेंट्स हैं, जो आपके ओरिजिनल कंस्ट्रेंट्स हैं वो लेस देन इक्वल टू टाइप्स के थे, तो आपका जो फीजिबल रीजन होगा, देखो दोस्तों, जो आपके ओरिजिनल कंस्ट्रेंट्स है वो लेस देन इक्वल टू टाइप के थे, तो आपका फीजिबल रीजन हमेशा जो लाइंस के अंदर का रीजन होगा वो होगा। तो ये दोनों लाइंस है ना, तो इसके अंदर का रीजन आपका फीजिबल रीजन होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढना है। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बनानी पड़ेगी। आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन कैसे बनाते हैं, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि है 50x प्लस 40y। अब इसकी कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी कंट्रीब्यूशन चूज कर लो, जैसे हमने यहाँ पर 200 चूज कर लिया है, तो 50x प्लस 40y इज इक्वल टू 200। याद रखो दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी कंट्रीब्यूशन ले सकते हो, बट मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि आप ऐसा कंट्रीब्यूशन जो 50 और 40 दोनों का एक मल्टीपल टाइप का हो, जिससे कि आप आराम से डिवाइड कर सको। तो यहाँ पर अगर x को 0 मान लेते हैं, y 5 आ जाता है, y को 0 मान लेते हैं, x 4 आ जाता है। तो हमारा 5 और 4, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, एक और कंट्रीब्यूशन ले लो, 240 इज इक्वल टू 50x प्लस 40y। इसको सॉल्व करोगे तो 6 और 4.8 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा यहाँ पर जब x 0 है, और x इज इक्वल टू 4.8 जब y 0 है। तो यहाँ पर देखो इस तरह की लाइंस, तो ये जो लाइंस होंगी ना, ये लाइंस पैरेलल चलती जाएंगी। जब भी आप इस इक्वेशन, मतलब आपकी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो इक्वेशन है ना, उसको यूज करके लाइन बनाओगे तो वो पैरेलल लाइंस चलती जाएंगी। अब क्या करना है फ्रेंड्स, सीधा सीधा देखो, हमारे पास ये फिजिबल रीजन था, हम इस लाइन की पैरेलल लाइंस बनाते चले जाएंगे, और एंड पॉइंट पर जाकर के ये जो क्यू पॉइंट है हमारा, ये हो जाएगा हमारा कौन सा पॉइंट, ऑप्टिमम प्रोडक्शन का पॉइंट। ठीक है, जहां पर ये देखो ये क्यू आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर x भी इक्वल टू 4 है और y भी इक्वल टू 4 है, और यहाँ पर आपका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देगा। तो ये तो बात हुई आपकी ग्राफिकल सॉल्यूशन की। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूज करते हुए कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी है। आपके पास दो इक्वेशन है, 4x प्लस 8y इक्वल टू 48, 6x प्लस 3y इक्वल टू 36। एक को इक्वेशन ए बोल दिया, एक को बी बोल दिया। इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो आ गया 12x प्लस 24y। बी को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 12x प्लस 6। सर ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें किसी भी एक वेरिएबल को बराबर बनाना है, इक्वल बनाना है, क्योंकि हम फर्दर उसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो हमने इसको x को बराबर बना लिया, और जब हम एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 18y बच जाएगा, 144 माइनस 72 विल बी 72, और y इक्वल टू 4 आ जाएगा। और अगर फर्दर सॉल्व करते हैं किसी भी एक इक्वेशन है, जब आपके पास y की वैल्यू आ गई तो आप y की वैल्यू रख दोगे तो आपको x की वैल्यू भी आ जाएगी, which will be 16 divided by 4 which will be equal to 4। तो ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन वही आ रहा है जो हमारा ऊपर आ रहा था। बट एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से फायदा ये होता है कि बहुत एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाती हैं, जो कि ग्राफिकल सॉल्यूशन से हमेशा नहीं आती। अब एक बात याद रखना कि आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाने को एग्जाम में नहीं आएगा, ग्राफ दे देगा, उसको इंटरप्रेट करने को आएगा। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अब बात करते हैं शैडो प्राइसेस और स्लैक की। मैं यहाँ पर जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको करता हूँ रीड, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब when discussing constraints, slack is the amount by which a resource is underutilized. That is, slack occurs when maximum availability of a resource is not used. Graphically speaking, it will occur when the optimum point does not fall on a given resource line. तो slack कब आता है, जब कोई भी एक resource आपका under utilized होता है। तो optimal solution क्या होगा, it will typically occur where two constraint lines cross। ऊपर भी आपने कहा हमारे पास दो constraint lines थी, जब वो क्रॉस कर रही थी तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया। वहां पे कोई भी स्लैक नहीं था इन कंस्ट्रेंट्स या रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि ये फुल्ली यूटिलाइज हो रहे थे ये रिसोर्सेज।
बाकी की जो कंस्ट्रेंट लाइंस हैं, द फैक्ट दैट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज नॉट ऑन दीज लाइंस मींस दैट द रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली, तो इसका मतलब अगर ऑप्टिमल ऑप्टिमल सॉल्यूशन उन लाइंस पे नहीं है, कोई ऐसी कंस्ट्रेंट लाइंस है, ठीक है, रिसोर्स की लाइन है जो कि ऐसी कोई कंस्ट्रेंट लाइन है जिस पर कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, इसका क्या मतलब है कि वो रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज नहीं है और वहां पे अराइज करेगा स्लैक। स्लैक इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर क्रिटिकल कंस्ट्रेंट्स कोई भी स्लैक नहीं होगा, जो क्रिटिकल कंस्ट्रेंट्स होंगे वहां पे कोई भी स्लैक नहीं होगा। देन गेनिंग एडिशनल यूनिट्स ऑफ दी स्कैर्स, क्योंकि वो स्कैर्स ऑलरेडी स्कैर्स रिसोर्सेज है, वो अंडर यूटिलाइज नहीं है, वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है उनका। एडिशनल यूनिट्स ऑफ दी स्कैर्स रिसोर्सेज विल अलाउ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू बी इम्प्रूव्ड, मतलब कि आप हायर कंट्रीब्यूशन अर्न कर पाओगे। सिमिलरली अगर किसी और डिपार्टमेंट को ये रिसोर्सेज चाहिए तो इट विल रिजल्ट इन लोअर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपको वो रिसोर्सेज उनको देने पड़ेंगे और यहाँ पर ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर है दोनों रिसोर्स। नॉन क्रिटिकल कंस्ट्रेंट्स के लिए गेनिंग और लूजिंग अ स्मॉल नंबर यूनिट्स विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन, क्योंकि वो ऑलरेडी अंडर यूटिलाइज्ड है, उसमें एक्सेस कैपेसिटी पड़ी हुई है, तो आपको कोई भी उस पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। और स्लैक को एक प्रोडक्ट पे अगर अप्लाई करोगे तो अनफुलफिल्ड डिमांड भी बोल सकते हैं। चलो, शैडो क्या होता है, शैडो प्राइस क्या होता है, ये ड्यूअल प्राइस, शैडो प्राइस क्या होता है? The shadow price or dual price of a limiting factor is the increase in contribution created by the availability of one additional unit of the limiting factor at the original cost। बस इतना मान लो कि अगर एक यूनिट आपने किसी ऐसे रिसोर्स की बढ़ा दी, अवेलेबिलिटी, एक यूनिट अवेलेबिलिटी बढ़ा दी, तो क्या होगा, तो जितना कंट्रीब्यूशन क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे शैडो प्राइस या ड्यूअल प्राइस। तो शैडो प्राइस ऑफ अ रिसोर्स कैन बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग द इंक्रीज इन वैल्यू which would be created by having available one additional unit of a limiting resource at its original cost। तो मतलब कि एक additional unit of a resource अगर आप ले आए तो जो आपका contribution होगा वो उसका shadow price हो जाएगा। It therefore represents the maximum premium that the firm should be willing to pay for one extra unit of each constraint। This aspect is discussed in more। तो मैं जब क्लास कराई थी तो आपकी यस इस चीज को और डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू कीप इट कंसाइज, इट इज जस्ट अ रिविजन आप लोगों के लिए, ताकि लास्ट डे या एक दो दिन पहले आप लोग इस रिविजन को देख लो तो थोड़ा सा आपको ये हो जाए कि हाँ ठीक चीजें हमें याद में आ रही हैं। नॉन क्रिटिकल कंस्ट्रेंट्स का क्या होगा, उनका जीरो शैडो प्राइस होगा, क्योंकि वहां पे स्लैक है, तो जहां स्लैक है वहां शैडो प्राइस नहीं होगा और जहां शैडो प्राइस है वहां पे स्लैक नहीं होगा। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं मेक और बाय डिसीजंस की। तो मेक और बाय डिसीजंस भी दो तरह से लिए जाते हैं, एक तो विदाउट लिमिटिंग फैक्टर्स और एक विद योर लिमिटिंग फैक्टर। तो विदाउट लिमिटिंग फैक्टर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, रेलेवेंट कॉस्ट कंसिडर करनी पड़ेगी, और वो क्या होती है, डिफरेंशियल कॉस्ट बिटवीन द टू ऑप्शंस। और अगर विद लिमिटिंग फैक्टर है तो फिर कुछ स्टेप्स हैं, सेविंग पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे, परचेज प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि कंट्रीब्यूशन, ठीक है, नहीं कंट्रीब्यूशन नहीं, सेविंग, मतलब कि जो बाहर परचेज कर रहे होते हैं और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो सेविंग पर यूनिट आपकी आ जाएगी। इसको डिवाइड करोगे आप अपने स्केर्स रिसोर्स या की लिमिटिंग फैक्टर से, जो कि हर एक प्रोडक्ट यूज कर रहा है, ये क्या दे देगा आपको, सेविंग पर यूनिट ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर। अब क्या करोगे, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम की फैक्टर में करते हैं, वहां पर बस कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, यहाँ पर सेविंग कैलकुलेट कर रहे होंगे। उसके बाद क्या करोगे, रैंकिंग कर दोगे, एक बार प्रायोरिटीज डिसाइड हो गई तो स्केर्स रिसोर्स को एलोकेट कर दोगे टू द प्रोडक्ट्स इन द ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटीज अंटिल इट इज फुली यूज्ड अप। Any product with unsatisfied demand can be satisfied by buying from the external source। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी अनसेटिस्फाइड डिमांड है, ये सारे काम करने के बाद में, ऑप्टिमम एलोकेशन करने के बाद में भी, तो आप क्या करोगे, इसको बाहर से परचेज कर लोगे, ठीक है। मेक और बाय के अदर इश्यूज क्या हैं, एक तो रिलायबिलिटी, देखो अगर बाहर से कोई सामान खरीदते हो तो आपको सबसे पहले उसमें देखना पड़ेगा कि क्या जो आपका एक्सटर्नल सप्लायर है वो रिलायबल है कि नहीं, क्या उसके पास स्पेशलिस्ट स्किल्स हैं उस सामान को बनाने के लिए, या आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव यूज है उस रिसोर्स का, ठीक है। अगर रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज है तो फिर आपको देखना पड़ेगा, ये भी एक इशू हो जाएगा आपका कंसिडर करने के लिए कि भाई कोई ऑल्टरनेटिव यूज है तो भाई मैं बाय कर लूं। अगर आपके पास कोई बेटर ऑल्टरनेटिव यूज है तो आप बाय करोगे, फिर इसमें नहीं लगाओगे। फिर सोशल फैक्टर्स देखने हैं, लीगल फैक्टर्स देखने कि भाई अगर मान लो किसी कंट्री से सामान मंगाना है बट हमारी कंट्री ने उसको बैन कर रखा है तो आप नहीं मंगा पाओगे। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, कहीं वो आपके डिजाइन ट्रेड सीक्रेट शेयर तो नहीं कर देगा। उसके बाद आपको कस्टमर का रिएक्शन देना देखना पड़ेगा कि जब मैं बाहर से बनवाता हूँ या फिर मैं खुद खरीदता हूँ तो
कस्टमर को पसंद आता है या नहीं। यहाँ पर मैंने आपको आउटसोर्सिंग के प्रोज और कॉन्स दे रखे हैं। एडवांटेजेस क्या है आउटसोर्सिंग की? ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम होता है, कैश फ्लो इंप्रूव होता है, कॉन्सेंट्रेट करता है कोर कॉम्पिटेंस पर, इनेबल करता है ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज टू बी यूज्ड विदाउट मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। डिसएडवांटेज क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ चूजिंग द रॉन्ग सप्लायर, लॉस ऑफ विजिबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर प्रोसेस, या फिर देन पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज्ड लीड टाइम इंक्रीज हो सकता है। मतलब मान लो आपको चाहिए काम आज मगर आपको मिल रहा है अगले हफ्ते, तो लीड टाइम इंक्रीज हो गया, तो प्रॉब्लम है। अब शटडाउन डिसीजंस में क्या है? अगर मान लो आपका कोई ऐसा डिवीजन है या डिपार्टमेंट है जो, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो अनप्रॉफिटेबल है, तो बिजनेस शायद उसको शट डाउन करने का डिसीजन लेती है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा? रेलेवेंट कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद द क्लोजर। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन क्या लॉस्ट हो रहा है, ठीक है? तो ये जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो रहा है यह है आपका रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ क्लोजर, ये आएगी आपकी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ क्लोजर। सेविंग्स क्या हो रही है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में, ये होगा आपका रेलेवेंट बेनिफिट ऑफ क्लोजर। जो भी फिक्स्ड कॉस्ट में सेविंग हो रही है ना, वो आपका रेलेवेंट बेनिफिट है, जैसे कि नॉन पेनल्टीज एंड अदर कॉस्ट, ठीक है? कंपनसेशन टू कस्टमर्स, क्या कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा आपको कस्टमर्स को, ये है आपकी रेलेवेंट कॉस्ट टू क्लोजर। कोई अदर रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, ये हो जाएगी आपकी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ क्लोजर। अगेन इट विल बी योर रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ क्लोजर, क्लोज करने की। कोई रीऑर्गेनाइजेशन मतलब अपनी फैक्ट्री शिफ्ट करके कहीं और डाल रहे हो तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। कोई अदर एडिशनल कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव यूज, मतलब आपके पास मान लो लैंड था, लैंड को पे आप खुद यूज कर रहे थे, फिर आपने रेंट पे चढ़ा दिया, जब आपने शट डाउन कर दिया आपने रेंट पे चढ़ा दिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑल्टरनेटिव यूज। वो आपका जो रेंट आ रहा है वो रेलेवेंट बेनिफिट ऑफ क्लोजर था। फिर देखोगे अगर क्या आपके रेलेवेंट बेनिफिट ज्यादा है रेलेवेंट कॉस्ट से, तो क्लोजर करोगे। अगर रेलेवेंट कॉस्ट ज्यादा है तो क्लोजर नहीं करोगे। बट फाइनल डिसीजन लेने से पहले नॉन क्वांटिफाइबल फैक्टर्स को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? नॉन क्वांटिफाइबल फैक्टर्स क्या है? कुछ पेनल्टीज या अदर कॉस्ट जो रिजल्ट करेंगी फ्रॉम द क्लोजर विच मे नॉट बी नोन, देन रिऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट विच मे नॉट बी नोन, देन एडिशनल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। अब एक चीज देखो, एक नॉक ऑन इम्पैक्ट होता है शटडाउन डिसीजन का, ठीक है? जैसे कि सुपरमार्केट क्या करते हैं, कुछ गुड्स को स्टॉक करेंगे जो कि वो लॉस पे सेल कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि कस्टमर्स उनके पास आए और बाकी के प्रोडक्ट्स खरीदें, ठीक है? अगर उन प्रोडक्ट जिस पे वो लॉस कर रहे हैं उसको उन्होंने बनाना बंद कर दिया, अगर ऐसे प्रोडक्ट्स उसको रखना ही बंद कर दिया, तो कस्टमर शायद फिर आएंगे ही नहीं। कस्टमर उस फायदे को देख करके आते हैं और दूसरे प्रोडक्ट जिससे आपको फायदा होने वाला है वो भी खरीद करके जाते हैं। तो ये भी कंपनीज या सुपरमार्केट्स काफी ज्यादा करती है, नॉक ऑन इम्पैक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है? अब बात आती है वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपका मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होना चाहिए? जो टोटल है आपका नेट रेलेवेंट कैश फ्लो एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट। जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होगा? जो भी आपके रेलेवेंट कैश फ्लो होने वाले हैं, टोटल जो आपके टोटल रेलेवेंट कैश फ्लो होने वाले हैं वो होने वाले हैं, ठीक है? और मिनिमम प्राइस क्या है? इट्स इफेक्टिवली अ ब्रेक इवन प्राइस। सो यहाँ पर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कवर नहीं करता है इन कैश फ्लोज को, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर देना पड़ेगा आपको। कोई भी प्राइस हायर देन द मिनिमम, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि कंपनी जो है इट इज बेटर ऑफ एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट देन रिजेक्टिंग इट। अब फर्दर कंसिडरेशंस क्या है? द प्राइस में बी एक्सेप्टेबल फॉर अ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बार तो कर लिया आपने मिनिमम प्राइस पर, हमेशा आप मिनिमम प्राइस पे नहीं कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी तो लगती है ना, वो फिक्स कॉस्ट फिर आपका लॉस बन जाती है, ठीक है? The minimum price obtained using relevant costing may be much lower than typical market prices. A firm may thus be reluctant to accept this price if it might affect the prices of other contracts in the future. For example, other customers may hear about low prices offered and demand similar lower prices on their contract. तो अगर एक को आपने लो पे दे दिया, एक का काम आपने लो पे कर दिया, तो बाकी सारे कस्टमर्स भी आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके काम भी उसी लो प्राइस पे करो, जो कि आपके लिए अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा। On the other hand, a company may be willing to accept a loss on this contract. अगर आपको कभी कभी कंपनीज क्या करेंगी, आपको लॉस ले लेंगी एक कॉन्ट्रैक्ट पे, अगर उन्हें लगता है कि फ्यूचर में और उनको प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं तो। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन क्या है? व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू प्रोसेस अप, देखो ये बेसिकली जॉइंट प्रोडक्ट के केस में होता है।
तो आपने कौन कौन से कैश फ्लोस कंसिडर करने हैं कि फर्दर प्रोसेस करना है कि नहीं, कोई भी डिफरेंस इन रेवेन्यू और एक्स्ट्रा कॉस्ट को। और जॉइंट कॉस्ट क्या होती है, ये संक कॉस्ट, ये ऑलरेडी हो चुकी रहती है, जो जॉइंट कॉस्ट है वो ऑलरेडी हो चुकी होगी, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसी वायबिलिटी पूरे प्रोसेस की देख रहे हो तो जॉइंट कॉस्ट कंसिडर करनी पड़ेगी, बट फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन के लिए, मतलब जब तक अगर पूरे प्रोसेस को एज अ होल देख रहे हो तो आपको जो जॉइंट कॉस्ट है वो कंसिडर करनी पड़े, बट कहाँ से स्प्लिट ऑफ करना है उसको अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिसीजन को, ये डिसीजन, ये जो जॉइंट कॉस्ट है आपके लिए रेलिवेंट नहीं, ये संक कॉस्ट हो गई। अब आपके पास आता है ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी का पार्ट है। मैं शुरू कर चुका हूं आपके पास कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक में ब्रेक इवन एनालिसिस। तो सिंगल प्रोडक्ट में क्या होगा, सबसे पहले देखो कुछ फॉर्मूला है यहाँ पर, CS रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो व्हिच इज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रेवेन्यू कैसे आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अर्न इट, अगर आपको ये दे रखा है कि कोई टारगेट प्रॉफिट आपको अर्न करना है तो सेल्स रेवेन्यू क्या होगा, जो आपको रिक्वायर्ड प्रॉफिट है प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, और उसको डिवाइड कर दोगे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से। अब आपकी बात आती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, बजटेड लेवल माइनस द ब्रेक इवन एक्टिविटी लेवल। और परसेंटेज में क्या होता है, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय बजटेड सेल्स इनटू 100, तो ये परसेंटेज टर्म्स में आ जाती है, ठीक है। मल्टी प्रोडक्ट मतलब जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट की सिचुएशन होती है, जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट की सिचुएशन होगी तो क्या होगा, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैलकुलेट करोगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल रेवेन्यू, मतलब सारे प्रोडक्ट्स को टोटल कंट्रीब्यूशन ले लोगे, ऐड करके हर एक प्रोडक्ट को डिवाइड कर दोगे टोटल रेवेन्यू से। आपकी एक बार वेटेड एवरेज CS रेशियो आ गई तो यहाँ पर आप ब्रेक इवन रेवेन्यू निकाल सकते हो। कैसे सर, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। अच्छा, वेटेड एवरेज CS रेशियो क्या है, यूजफुल है अपने अपनी तरह से, ये बताती है कि क्या परसेंटेज है हर एक सेल्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ ईच सेल्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या परसेंटेज हर एक ईच डॉलर, मतलब हर एक डॉलर या रुपी या कुछ भी ऑफ सेल्स रेवेन्यू कितना कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट। इट इज इनवैल्यूएबल इन हेल्पिंग अस क्विकली कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है प्राइसिंग की, बात करते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग में देखो सबसे पहले कौन सी अप्रोच है, डिमांड बेस्ड अप्रोच। तो मोस्ट फर्म्स रिकॉग्नाइज that there exists a relationship between the selling price of their product और सर्विस एंड द डिमांड। तो उनका जो सेलिंग प्राइस है और उसकी डिमांड में एक रिलेशनशिप है। बाय इन्वेस्टिगेटिंग एंड एनालाइजिंग द रिलेशनशिप इट इज पॉसिबल इन थ्योरी, नॉट इन प्रैक्टिस। By investigating and analyzing this relationship, it is possible in theory to establish an optimum price, that is a price that will maximize your profit। और आप अच्छा देखो यहाँ पर आपको एक लाइन दे रखी है मैंने, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये वो प्राइस है जहां पे कुछ भी सेल नहीं होगा, मतलब कोई भी डिमांड नहीं होगी। इकोनॉमिक थ्योरी क्या बोलती है कि मोनोपोलिस्ट अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब करता है, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखो क्या प्रोसीजर है टू एस्टैब्लिश अ द ऑप्टिमम प्राइस। तो सबसे पहले आपको रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, जहां पर ए क्या होगा, तो प्राइस P हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड Q हो गया। तो इक्वेशन की फॉर्म होगी P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू। इक्वेशन की फॉर्म होगी P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू, जहां पर A क्या है, इंटरसेप्ट, मतलब कि मैक्सिमम थ्योरेटिकल प्राइस एट विच डिमांड विल फॉल टू 0, जो कि ये रहा। B is the gradient of the line, here the amount the price has to change to demand that to change the demand by 1। तो कितना प्राइस चेंज होगा कि एक यूनिट की डिमांड बढ़ जाए। सिंस एज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगी, एंड डिमांड इंक्रीजेस व्हेन द प्राइस ड्रॉप्स। तो इलास्टिसिटी हैज अ, जो B है आपका ग्रेडियंट, उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, बट इट इज यूजुअल टू इग्नोर अ माइनस साइन। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को अब यूज कर सकते हैं टू शो द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एट अ गिवन प्राइस। तो यहाँ पर देखो हमने ये ग्रेडियंट इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा टू Q, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी विच इज B, और B की क्या है, नेगेटिव होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले मार्जिनल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा डबल करके ग्रेडियंट को। तो A माइनस टू बी क्यू विल बी योर मार्जिनल रेवेन्यू।
यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट एस्टेब्लिश करने पड़ेगी. दिस विल सिंपली बी द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. उसके बाद सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा value of q into the price equation to find the optimum price. It may be necessary to calculate the maximum profit. एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा फटाफट से ताकि आपको ये समझ में आ जाए. अब देखो, find the linear relationship between p and q in relation to the following sales and demand data. Selling price 300, sales of 500 units per month. Selling price 330, sales of 400 units per month. Using the price equation in A and assuming the variable cost per unit is $90, calculate the optimum price and output and also calculate the maximum contribution. चलो देखते हैं कैसे करते हैं. तो P is equal to A minus BQ minus B, या gradient क्या होगा, 330 minus 300 divided by 400 minus 500 which is minus 0.3. ये हमें पता है 330 minus 300 और 400 minus 500, ठीक है, minus 0.3 आ गया. Remembering that P is equal to 300 when 500 units are sold and substituting 0.3 for B, तो 3 हो गया 100 P हो गया is equal to A minus 0.3 into 500. 300 is equal to A minus 150 और A क्या हो गया मेरा 450. तो लीनियर रिलेशनशिप क्या आ गई मेरे पास, एक इक्वेशन आ गई, P is equal to 450 minus 0.3 Q. अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या है मेरा, 450 minus 0.6 Q. मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, तो MR is equal to MC. अब मेरे को मालूम है कि मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब करता हूँ एज अ मोनोपोलिस्ट, जब MR is equal to MC. So 90 which is my marginal cost, which will be equal to 450 minus 0.6 Q. So Q is equal to 600 and substituting Q into price function, P is equal to 270. ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट आपको 90 दे रखी है, तो इसीलिए मैंने इसको मार्जिनल कॉस्ट को 90 कर दिया, 450, Q 600 आ गया. अब सब्स्टिट्यूट Q करोगे प्राइस फंक्शन में तो प्राइस आ जाएगा 270. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ गया 180. टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 1,08,000. नोट दैट इफ देयर वर फिक्स्ड कॉस्ट इन द क्वेश्चन एंड एग्जामिनर आस्क्ड फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो इन फिक्स्ड कॉस्ट को डिडक्ट करने की जरूरत पड़ेगी आपको. दे विल नीड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन. आई होप इट इज क्लियर. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है, यू कैन गो थ्रू दिस एग्जांपल, पॉज दिस वीडियो एंड गो थ्रू दिस एग्जांपल. इंटरप्रिटेशन है, अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो आपका प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. डिमांड अगर इलास्टिक है मतलब कि वेरी रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइस, तो प्राइस इलास्टिक ग्रेटर देन 1 मतलब डिमांड इज इलास्टिक. टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस, जब प्राइस को आप कम कर दोगे तो मतलब प्राइस थोड़ा सा भी कम करोगे ना तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि डिमांड बढ़ जाती है. टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज्ड. देयरफॉर प्राइस इंक्रीजेस आर नॉट रिकमेंडेड बट प्राइस कट्स आर रिकमेंडेड. इन इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो आपका प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. डिमांड इन इलास्टिक है मतलब नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन प्राइस. रेवेन्यू कम हो जाता है जब प्राइस आप कम कर देते हो, तो यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज करता है जब प्राइस आप बढ़ा देते हो, क्योंकि डिमांड वही रहने वाली इन इलास्टिक डिमांड है. तो प्राइस इंक्रीजेस आर रिकमेंडेड बट प्राइस कट्स आर नॉट रिकमेंडेड. अब आपके पास मैं टोटल कॉस्ट फंक्शन लेकर के आया हूं, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, व्हिच इज y is equal to a plus bx. a है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, b है आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और x है आपका एक्टिविटी लेवल, y है आपकी टोटल कॉस्ट. अब आप देखो अलग अलग प्राइसिंग के तरीके हैं, उसमें सबसे पहला है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. तो प्राइस यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट प्लस द चोजन मार्जिन और मार्क अप. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्कअप एंड अ मार्जिन. तो मार्कअप क्या होता है, प्रॉफिट एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट. मार्जिन क्या है, प्रॉफिट एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स प्राइस. ठीक है, तो जब एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट तो वो मार्कअप है, मार्जिन क्या है, परसेंटेज ऑफ सेल्स प्राइस. एडवांटेज और डिसएडवांटेज दे रखी हैं. दिस इज प्रीटी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इसको आप ले सकते हो, खुद से देख सकते हो. देन आपकी बात आती है कि कौन सी कॉस्ट को यूज करें, एक्चुअल या स्टैंडर्ड कॉस्ट को, मार्जिनल या फुल कॉस्ट को, या फिर रेलेवेंट कॉस्ट को. तो अब देखते हैं सबसे पहले एक्चुअल या स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज करने पे क्या होता है. तो एडवांटेज क्या है कि एडवांस में प्राइस सेट कर सकते हो. दिस मेक्स मार्केटिंग सिंपलर एंड मे अट्रैक्ट
customers who value knowing exactly how much they will pay. तो आपको अगर पता रहता है कि आप कितना पे करने वाले हो तो आप उसको वैल्यू करते हो. द मेन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस आए तो प्राइस may have been set too low and a loss ensures. ठीक है, तो अगर वेरिएंसेस आते हैं, सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस आ जाते हैं एक्चुअली स्टैंडर्ड कॉस्ट में, तो फिर क्या हो जाता है, प्राइस मतलब कि आपने बहुत कम रखा हुआ है और लॉस आ जाता है. मेन एडवांटेज क्या है यूजिंग एक्चुअल कॉस्ट इज दैट अ प्रॉफिट इज गारंटी. तो वहां पे प्रॉफिट क्या है, गारंटी होता है. हाउएवर देयर इज लेस इंसेंटिव फॉर द सप्लायर टू कंट्रोल कॉस्ट as inefficiencies can be passed on to customers. Such a contract may discourage some customers from dealing with the firm concerned. Examples where actual costs are used included a large military. तो military contract या builder के केस में काफी ज्यादा एक्चुअली या स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज किया जाता है. अब मार्जिनल या फुल कॉस्ट का यूज कब करते हो, तो यूज ऑफ फुल कॉस्ट इंश्योर दैट ऑल कॉस्ट आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्राइसिंग डिसीजन. सो शुड इंश्योर अ प्रॉफिट इज मेड. तो प्रॉफिट तो होगा, अगर फुल कॉस्ट का यूज करते हो तो प्रॉफिट तो होगा, प्रोवाइडेड द टारगेट वॉल्यूम इज अचीव्ड. However, to calculate the fixed cost per unit, an assumption must be made concerning sales volume, which in turn depend on the price. तो वहां पर अगर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करना है तो आपको एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी कंसर्निंग योर सेल्स वॉल्यूम, जो कि डिपेंड करेगी प्राइस पर. अब देखना कितना मजेदार है कि आपको कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स वॉल्यूम लेना पड़ेगा, जो कि आपकी प्राइस पर डिपेंड करेगी और जो फर्दर आपकी कॉस्ट पर यूनिट पर डिपेंड करेगी. फर्दर क्रिटिसिज्म क्या है कि दैट द मेथड ऑफ अब्सॉर्बिंग ओवरहेड्स इज समवॉट आर्बिट्रेरी, जो कि जब हम एबीसी वगैरह करते हैं एक्टिविटी बेस्ड तो वो बेटर हो जाती है. तो यहाँ पर बोल रहा है कि अब्सॉर्बिंग ओवरहेड्स का जो मेथड है वो आर्बिट्रेरी है. सो द प्राइसेस ऑब्टेन्ड मे नॉट बी वेरी वेरी रियलिस्टिक व्हेन कंपेयर्ड विद व्हाट द कस्टमर्स आर विलिंग टू पे. अब रेलेवेंट कॉस्ट पर आ जाते हैं. रेलेवेंट कॉस्ट कैन बी यूज्ड टू अराइव एट अ मिनिमम टेंडर प्राइस फॉर अ वन ऑफ या टेंडर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के लिए कर सकते हो. मिनिमम प्राइस क्या होगा, टोटल ऑफ ऑल द रेलेवेंट कैश फ्लोज. पीछे कंसिडर कर चुके हैं फिक्स्ड कॉस्ट. लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट रेलेवेंट हो जाती है, ठीक है. तो प्रॉब्लम किस चीज में आ जाती है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो को एस्टिमेट करने में, और कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन अकाउंटिंग मेजर्स सच एज प्रॉफिट एंड दिस अप्रोच. तो अकाउंटिंग में और इस तरह के अप्रोच में रेलेवेंट कॉस्ट के, क्योंकि अकाउंटिंग में कभी भी रेलेवेंट प्राइस कॉस्टिंग वगैरह की कभी भी बात नहीं होती है, ठीक है. प्राइसिंग की कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं, तो एक तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली विच इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ठीक है. दूसरा है मार्केट स्किमिंग. मार्केट स्किमिंग क्या है, जो एप्पल यूज करता है, मतलब कि बहुत हाई प्राइस पर लॉन्च करता है, प्रीमियम मार्केट का ले लेता है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी होती है. फिर पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो कि जियो ने यूज करा, बहुत ही बॉटम लाइन बहुत बेस प्राइसिंग होती है, फिर नील के बराबर प्राइसिंग होती है, मार्केट शेयर बना लेता है, उसके बाद अपने प्राइसेस को इंक्रीज करता है. कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, तो एक प्रोडक्ट दे रहे हो तो एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग उसके साथ में दे देता है. प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग मतलब कि होता है कि एक ही प्रोडक्ट दे रहे हो बट उसके अलग अलग वर्जन दे रहे हो, मतलब उसकी एक लाइन बना करके दे रहे हो, प्रोडक्ट लाइन दे रहे हो पूरी, तो उसके अलग अलग कॉस्ट में. जैसे कि आपके कई बार हेयर कट्स के केस में ये चीज होती है, नॉर्मल हेयर कट कराओगे तो 200-300 रुपए का पड़ेगा, और थोड़ा आपको ज्यादा अच्छा कराना है, सर ये भी करा लीजिए, सर वो भी करा लीजिए, वो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग है. फिर वॉल्यूम डिस्काउंट, तो बड़े बड़े वॉल्यूम, जितना ज्यादा वॉल्यूम लोगे उतना डिस्काउंट मिलता है. फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो अदर देन ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई एरिया में, जोग्राफिकल एरिया में अगर आप देखो तो अभी तक इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं उससे आईफोन महंगा मिलता है, ठीक है. तो वो एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की स्ट्रेटजी है. वहां पर टैक्सेस वगैरह की बात होती है, बट बेसिकली ये समझ लो कि अलग अलग जगह पर ऑन द बेसिस ऑफ अदर देन द वॉल्यूम अगर आप प्राइस अलग रख रहे हो तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेटजी होती है. और फिर लास्ट में आती है रेलेवेंट कॉस्ट की प्राइसिंग, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ मूविंग ऑन टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. तो रिस्क क्या है कि बहुत सारे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है और सारे पॉसिबल आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो नोन है. अनसर्टेनिटी क्या है कि बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स है बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज नॉट नोन. तो रिस्क क्या है, प्रोबेबिलिटी मालूम है. अनसर्टेनिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी नहीं मालूम है. सेंसिटिव एनालिसिस में क्या करते हैं कि एक कोई फैक्टर ले लेते हैं, अनसर्टेन फैक्टर ले लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं चेंज दैट वुड बी नेसेसरी इन दैट फैक्टर बिफोर हमने ओरिजिनल डिसीजन रिवर्स कर दे. यहाँ पर आपको एक बहुत क्विकली एग्जांपल करा देता हूँ. एक मैनेजर है, वो मेक वर्सेस बाय डिसीजन को कंसिडर कर रहा है. तो अगर इन हाउस बनाता है तो 10, बाय इन एंड रीबैच करता है तो 2, एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 6 है,
अल्टीमेट सेलिंग प्राइस 15 है या 14 है। आपको असेस करना है सेंसिटिविटी। ओरिजिनल डिसीजन कंपेयरिंग कंट्रीब्यूशन फिगर्स क्या है, प्रोडक्ट शुड बी बॉट इन एंड रीबैच। तो ओरिजिनल डिसीजन है कि भाई खुद बनाओ, ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा मिलेगा। सेंसिटिविटी contribution from outsourcing needs to fall to $5 per unit, thus the external purchase price only needs to increase by $1 per unit if the external purchase price rose by more than 17%। तो 1 per unit होगा तो 17%, अगर 17% से ज्यादा external purchase price increase हो गया तो हम अपना original decision जो कि ये है कि भाई buy in and rebadge करो उसको reverse करो। This is basically what is sensitivity analysis। अब बात आ जाती है सिमुलेशन की। एक इलस्ट्रेशन बहुत ही क्विकली करा देता हूँ। एक एमपी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है। इट हैज अ नंबर ऑफ पोटेंशियल फिल्म दैट इज कंसिडरिंग नेक्स्ट वीक। फिल्म व्हिच हैज बीन कोड नेम CA45 थ्रिलर है, बाय नॉवेल विद बाय रेस्पेक्टेड ऑथर। Expected revenues, there is a 30% chance कि may generate total sales of 2,54,000, 50% chance sales may reach 318,000 and 20% chance that may reach 382,000। Expected cost 20% चांस है 248 का, 60% चांस है 260 का और 20% चांस है 272 का। मोंटे कार्लो सिमुलेशन करते हैं, देखते हैं इन रेवेन्यूज और कॉस्ट को क्या क्या देता है मोंटे कार्लो सिमुलेशन, रैंडम नंबर्स असाइन कर देता है। तो अब देखो सेल्स रेवेन्यू आपका 2,54,000 है, तो प्रोबेबिलिटी 0.3। अब इसको रैंडम नंबर्स दे देते हैं 0 से 29, जितना भी ये होगा ना इससे एक माइनस करके कर देंगे। 3,18,000 को 30 से 79, 382 को 0.2 से 80 से 99। कॉस्ट को भी सिमिलर काम कर दिया हमने, ठीक है। और क्या कर दिया, कंप्यूटर से जनरेट करवाया एक 20 डिजिट रैंडम नंबर जो कि है 981256। तो इसको हम दो दो के उसमें कंसिडर करेंगे। सबसे पहले 98, तो सेल्स रेवेन्यू कितना होगा 382। सर 98 कहाँ आएगा, 80 से 99 के बीच में 382 सेल्स रेवेन्यू हो गया। रैंडम नंबर दूसरा 12, 98 के बाद 12 हो जाएगा, तो क्या हो गया कॉस्ट 248। क्यों, क्योंकि 12 कहाँ पर आएगा 0 से 19 के बीच में। और सिमिलरली हम सारा अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरीके से। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस करी होगी और यहाँ से आपको थोड़ा सा ये क्लिक कर गया हो कि हाँ इस तरीके से करते हैं इसको, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या है कि कोई टेक्निक नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए। सिमुलेशन मॉडल्स कॉम्प्लेक्स है, जैसा कि आपने देखा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है और मतलब कि कॉस्ट ज्यादा हो सकती है ऐसे सिमुलेशन करने की। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफिकल्ट हो सकते हैं टू फॉर्मुलेट, ठीक है। अब देखो, अब एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं, तो अगर आपको रेवेन्यू मालूम है, यूनिट सोल्ड मालूम है, प्रोबेबिलिटी मालूम है, तो उसको मल्टीप्लाई करके आप पे ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है सिग्मा पी एक्स, मतलब कि रेवेन्यू इनटू प्रोबेबिलिटी। मतलब 800 इंटू 0.15 120, 1000 इंटू 0.50 500 और 1200 इंटू 0.35 420। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ गई इसकी 1040। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज इट्स जस्ट अ रिविजन। अब पे ऑफ टेबल्स कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पर आपको एक गॉर्डन रामसे की किचन का एग्जांपल दे रखा है। सैलेड सेल करता है 10 का, कॉस्ट है उसकी $8, कंट्रीब्यूशन पर सैलेड है $2। बेस्ड अपॉन पास्ट डिमांड इट एक्सपेक्टेड दैट ड्यूरिंग द 250-day वर्किंग ईयर कैंटीन्स विल रिक्वायर द फॉलोइंग डेली क्वांटिटीज। ऑन 25 days 40 salads, 50 days 50 salads, 100 days 60 salads, 75 days 70 salads और टोटल 250 days है हमारे पास। Kitchen must prepare the salad in batches of 10 meals. Its staff has asked you to help them decide how many salads it should supply for each day of the forthcoming year. पे ऑफ टेबल कैसे बनाओगे, तो डिसीजन वेरिएबल को टॉप पे डालोगे, ठीक है। 40 सैलेड्स 25 डेज ऑफ अ 250 डे ईयर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 25/250, तो प्रोबेबिलिटी हो गई डिमांड ऑफ 40 की 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 0.2, प्रोबेबिलिटी 60.4, सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब देखो डेली सप्लाई है आपकी 40 सैलेड्स की 50 60 70, डिमांड है 40 50 60 70, प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है कि ये 0.10 है जो हमने ऊपर निकाली है, और आपको ये भी मालूम है कि 40 सैलेड्स अगर हैं तो 80 का आपको रेवेन्यू होगा। क्यों सर, क्योंकि 40 सैलेड्स अगर हैं तो देखो यहाँ पर कितना है, सेल करते हो $10 का और कॉस्ट आती है आपकी $8, तो देखो तो आपको $2 का प्रॉफिट आता है, तो $2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 40 से तो $80। अगर आपकी सप्लाई 50 सैलेड्स की है और डिमांड 40 सैलेड्स की है तो 80 तो होगा आपका प्रॉफिट, बट लॉस कितना हो जाएगा, लॉस देखो यहाँ पर
$8 की कॉस्ट लगेगी ऑन एक्स्ट्रा 10 सैलड्स। तो $8 ऑन 10 सैलड्स 80, तो 80 माइनस 80 0 हो जाएगा। और इसी तरह से आप बाकी सबके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो और इस तरीके से पे ऑफ टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। नाउ अब अलग अलग स्ट्रेटेजीज है मैक्सीमैक्स, मैक्सिमिन और मिनीमैक्स रिग्रेट। मैक्सीमैक्स क्या होता है? ऐसे आदमी के लिए होता है जो हर चीज में मैक्सिमम ढूंढता है, जो रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर होता है। तो यहाँ पर वो क्या बोलेगा कि सर मैं 70 सैलेड्स बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसमें मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट हो सकता है 140 का। मैक्सिमिन क्या होता है? मैक्सिमिन क्या करेगा? ऐसा ऑल्टरनेटिव जो मैक्सिमाइज करता है मिनिमम पे ऑफ को। Investor would look at the worst possible outcome at each supply level, then select the highest one of these. The decision maker therefore chooses the outcome which is guaranteed to minimize his losses. In the process, he loses out on the opportunity of making big. तो वो मिनिमाइज करेगा अपनी लॉस को। तो मैक्सिमम में अपनी लॉस को मिनिमाइज करेगा। मिनीमैक्स रिग्रेट में क्या होता है? आपको रिग्रेट देखना होता है, रिग्रेट कैलकुलेट करना होता है। रिग्रेट इज बेसिकली अपॉर्चुनिटी लॉस थ्रू हैविंग मेड द रॉन्ग डिसीजन। तो वही वाली टेबल अपने पास है। इसमें रिग्रेट्स कैसे कैलकुलेट होंगे ये देखना पड़ेगा हमको। देखो यहाँ पर आपके पास पहला तो अब आपके पास रेवेन्यू सारे हैं 0, 80, 160, ठीक है। आओ, if minimax regret rule is applied to decide how many sales should be made each day, we need to calculate the regrets. तो अब यहाँ पर आपको regrets calculate करने पड़ेंगे। This means we need to find the biggest payoff for each demand row, then subtract all other numbers in this row from the largest number. For example, जब आपकी डिमांड 40 सैलेड्स है तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट 80 का करेंगे अगर सारे सेल हो गए। तो इफ वी हैव डिसाइडेड टू सप्लाई 50 वी वुड अचीव अ नील प्रॉफिट। रिग्रेट क्या होगा यहाँ पर? 80 माइनस 80 जो कि 0। तो यहाँ पर क्या होगा? रिग्रेट क्या होगी यहाँ पर? 0। यहाँ पर रिग्रेट होगी 80। तो क्या करना है हमने कि जो बिगेस्ट पे ऑफ है ना हर एक डिमांड रो की, तो देख लो यहाँ पर बिगेस्ट पे ऑफ 80 है तो 80 माइनस 80 और फिर यहाँ पर 80 माइनस 0 और फिर यहाँ पर क्या कर देंगे 80 माइनस माइनस 80 तो ये 160 हो जाएगा। और यहाँ पर 80 माइनस माइनस 160 तो मतलब 80 प्लस 160 तो वो 240 हो जाएगा। और ऐसे ही आपने हर एक रो के लिए मैक्सिमम से माइनस करके निकाल लेना है। तो वो हो जाएगा आपका मैक्सी मिनीमैक्स रिग्रेट रूल। ठीक है, अब बातें करते हैं डिसीजन ट्री की। तो डिसीजन ट्री कैसे बनाया जाता है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है मल्टी डिसीजन प्रॉब्लम का, जहां पर सारे पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन रिप्रेजेंटेड होते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेप्स मैंने दे दिए हैं। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है ट्री फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शोइंग द अप्रोप्रिएट डिसीजंस एंड द इवेंट्स और आउटकम्स। उसके बाद हर एक आउटकम पॉइंट पे आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है और बेस्ट ऑप्शन वहां पे चूज करना है और मैनेजमेंट को बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन रिकमेंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो छोटे छोटे कंसेप्ट्स और आ जाते हैं कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन की वैल्यू क्या होती है। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विद द इंफॉर्मेशन, जो आपके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है उसके साथ जो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होने वाला है, लेस द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विदाउट द इंफॉर्मेशन विल बी योर वैल्यू ऑफ द परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होती है? अच्छा, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन की वैल्यू क्या है कि जो आपके पास टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन जो अगर जो इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ आ रही है और माइनस विदाउट इंफॉर्मेशन जो आपके पास वैल्यू, मतलब कि आपकी जो इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू विद द इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू विदाउट द इंफॉर्मेशन, वो हो जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो परफेक्ट इंफॉर्मेशन रेयरली एक्सेसिबल होती है। इनफैक्ट इंफॉर्मेशन सोर्सेज सच एज मार्केट रिसर्च या इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स are usually subject to error. So market research findings, for example, are likely to be reasonably inaccurate. तो वो accurate होते हैं, they are reasonably accurate, but they can still be wrong. Therefore, our analysis must extend to deal with imperfect information. The question is as follows: how much it would be worth paying for such imperfect information, given that we are aware of how right or wrong it is likely to be? तो वहां पे क्या होगा? आपकी वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू विद योर इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन माइनस योर टोटल वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, आई होप बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर मैं ब्रेक कर रहा हूँ और अब मिलेंगे हम पार्ट 3 ऑफ दिस लेक्चर, जहां पर हम आपका सिलेबस एरिया डी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।